स्वागत है आपका स्कूल स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 की विज्ञान का अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं वे किससे निर्मित होते हैं? कपड़े या फैब्रिक से। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम दोनों स्रोतों से प्राप्त हो सकते हैं। किससे बनते हैं? फाइबर से मिलकर बनते हैं। फाइबर्स को रेशे कहते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? वो हम आगे पढ़ेंगे। और रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुएं की सूची बनाइए जो आपने आपके घरों में देखी होंगी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर भी आप एक बार बनाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतु से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित रेशे अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे क्या हैं? धागों से जुड़े मानकों को हार में पाए जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। जिस तरह चित्र में दिखाया गया है उसी के समान कागज की क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाई जाएगी तो वह श्रृंखला एक रेशा कहलाएगी। ठीक है। एक रेशा भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनी एक श्रृंखला कहलाता है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार अनेक छोटी इकाइयों को मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है जो बहुलक कहलाती है। अंग्रेजी में बहुलक को पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्द से बना है, पॉली तथा मर। पॉली का अर्थ होता है अनेक, मर का अर्थ होता है अथवा। पॉली का अर्थ होता है अनेक, मर का अर्थ होता है भाग अथवा इकाई। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। मतलब कि बहुत सारे इकाइयां मिलकर पॉलीमर या बहुलक बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुलक प्राकृतिक में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक क्या है? प्राकृतिक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज क्या होता है? वह बड़ी संख्या में ग्लूकोज की इकाइयों से निर्मित होता है। मतलब कि बहुत सारी ग्लूकोज की इकाइयाँ मिल जाएंगी तो क्या बनेगा? सेल्यूलोज बनेगा। और सेल्यूलोज से क्या बनता है? कपास बनता है। अब पढ़ते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार जैसे कि रेयॉन। आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। इसकी खोज चीन में हुई थी। इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय में रखा गया था। रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है। इसको लंबे समय तक कड़ी गोपनीयता में क्यों रखा गया था? क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि दूसरे देशों में ये तकनीक जाए और वह इसका यूज़ करे, तो वह बहुत ही ज़्यादा गोपनीय रखा गया था ताकि दूसरे देश यूज में ना ले सकें। रेशम के रेशों से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। सुंदर बनावट, टेक्सचर जो होता है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाए जाने की बहुत प्रयास किए गए, लेकिन 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों ने रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई और इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया था। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाया। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ की लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशा रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालियाँ या गलीचे बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि रेयॉन से निर्मित ये वस्तुएं हैं, कालीन है, चद्दर है, कुछ और कपड़े हैं। आगे देखते हैं नायलॉन क्या होता है। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल, वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। जैसे कि रेयॉन में तो हमने फिर भी काष्ठ की लुगदी से बनाया था। काष्ठ की लुगदी एक प्राकृतिक स्रोत है, फिर उसमें कुछ चेंजेस किए तो कुछ रासायनिक उत्पादन डाल के रेयॉन बनाया गया। लेकिन नायलॉन क्या है? पूर्णतः ही संश्लेषित रेशा है। मतलब कि इसमें कुछ भी
प्राकृतिक चीज़ें नहीं हैं, पूरा मानव निर्मित है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का है। ये चमकीला और धुलने पर सुगम हो जाता है, अतः ये कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है। क्या नायलॉन के रेशे वास्तव में इतना प्रबल है जिससे नायलॉन के पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से भी बना सकते हैं? जी हाँ, इतना ही मजबूत होता है। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं के उपयोग के बारे में जानते हैं, जैसे जुराबे हैं, जैसे अपने मोजे होते हैं, रस्से, अपने रस्से होते हैं जो घरों में, तंबू, दांत साफ करने वाले ब्रश, कार की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैरासूट में भी किया जाता है। और चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सों का निर्माण नायलॉन से किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात तार से भी अधिक प्रबल होता है। आप समझ सकते हैं कितना मजबूत होता होगा ये। ठीक है, आप इस क्रियाकलाप से चेक भी कर सकते हैं कि वह कितना मजबूत होता है। तीसरा है पॉलिस्टर और एक्रिलिक। क्या होता है? पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती। ये सपाट रहता है और सरलता से धुल जाता है, अतः ये वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आप लोगों ने सुंदर प्लास्टिक पॉलिस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी एक अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। मेरी माँ जल के लिए सदैव पीईटी बोतलें, पैट की बोतलें जो होती हैं, तथा चावल तथा चीनी संचयन के लिए पैट का जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर क्या है। पैट क्या होता है? पॉलिस्टर होता है। पैट एक सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, कितार, अन्य बहुत सी उपयोगी उत्पादों में किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए, पॉलिस्टर से निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। चलिए, ठीक है। पॉलिस्टर क्या होता है देखते हैं। पॉलिस्टर वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति के से बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकाट आदि नामों से बेचा जाता है। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, ये दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाया जाता है। पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलिएस्टर व ऊन का मिश्रण है। हम सर्दियों में जो स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबल का उपयोग करते हैं, इनमें बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। यह अन्य प्रकार की संश्लेषित रेशे से तैयार किया जाता है, जो कि एक्रिलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों से उपलब्ध होती हैं और संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे कि ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, सस्ते होते हैं इसलिए हम खरीद सकते हैं, आम जनता खरीद सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने की क्रियाकलाप कर चुके हैं। यद्यपि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप ये पाएंगे कि संश्लेषित रेशों को गर्म करने पर पिघल जाते हैं, क्योंकि ये मानव निर्मित होते हैं। वास्तव में संश्लेषित रेशे एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाए तो बहुत ज़्यादा आपदाजनक हो सकते हैं। कपड़ा पिघल जाएगा और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाएगा। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित रेशे से बने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। समझे? अब समझे रसोई घर में अपनी माँ पॉलिस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे, जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, से विविध प्रक्रमों से तैयार किए जाते हैं। आप संश्लेषित रेशों के गुणधर्म पढ़ते हैं। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है और आप किस प्रकार का छाता को उपयोग में लेंगे। क्यों लेंगे? हम इस प्रकार का छाता उपयोग में लेंगे जो हल्का होगा,
शीघ्र सूख जाएगा और हमें बाहर से बचाएगा और सस्ता भी होगा। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं जिन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं और रखरखाव में सुविधाजनक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? नहीं, अधिक जल बिल्कुल नहीं सोखते। क्या सूखने में कम समय लेते हैं? जी हाँ। क्या क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्म के बारे में क्या बतलाता है? करके देखिएगा। आपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में टिकाऊपन, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त की। पूछिएगा अपने माता पिता से कि जो प्राकृतिक रेशों निर्मित जो कपड़े होते हैं वो अधिक महंगे होते हैं अपेक्षाकृत संश्लेषित रेशों से। प्लास्टिक। आप घर में प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुएं से परिचित होंगे। आप उनकी सूची बना सकते हैं आपके घर में कौन कौन सी प्लास्टिक की चीज़ें हैं। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों की इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में ये रेखीय होती हैं, अन्यों में त्रिकबद्ध या फिर क्रॉसबद्ध होती है। जैसे कि ये कैसी है? ये रेखीय है और ये क्रॉसबद्ध है। ठीक है, प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकार और साइजों में उपलब्ध होती हैं, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि कैसे संभव है? संभव है। प्लास्टिक को हम किसी भी बनावट में ढाल सकते हैं, किसी भी सांचे में ढाल सकते हैं, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी हो सकता है, मतलब कि इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे कि हम इस प्लास्टिक की बाल्टी को पिघलाकर किसी अन्य वस्तु में ढाल सकते हैं। ठीक है, और इसे रंगा भी जा सकता है। चद्दरों में बदला जा सकता है, बेलनकार में, चद्दरों में, अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग संभव हैं। आगे पढ़ते हैं। पॉलीथीन क्या होता है? पॉलीथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन की थैलियों बनाने में काम में आता है। पॉली प्लस एथीन। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़िए। क्या आप सभी प्लास्टिक के टुकड़ों को सरलतापूर्वक मोड़े जा सकते हैं? नहीं, कुछ मुड़ेंगे, कुछ नहीं मुड़ेंगे। आप देखेंगे कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मुड़ जाती हैं, जबकि कुछ मुड़ने हेतु बल लगाने से टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा क्यों? प्लास्टिक को गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है और सरलतापूर्वक मुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? उसकी थर्मोप्लास्टिक के कारण जो सरलतापूर्वक मुड़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, इनका उपयोग खिलौने, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए और इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, जिन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बेकेलाइट है और मेलामाइन है। ठीक है, बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि के बनाने में उपयोगी है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आंख का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है और आंख का प्रतिरोध करता है। ठीक है, जैसे कि चित्र में बताया गया है, ये प्लास्टिक से बने कुछ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने वस्तु हैं और ये थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तु हैं। आगे देखते हैं। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि का संचयन करने की सोचें या कि इकट्ठा करने की सोचें तो प्लास्टिक के पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इनका कारण है इनका हल्का भार, कम कीमत और अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी। धातु की अपेक्षा हल्के होते हैं, इसलिए प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों, अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की एक सूची
असीमित है यदि हम चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना आरंभ करें तो। आइए अब प्लास्टिक के अभिलक्षणिक गुणों का विवेचन करें। प्लास्टिक एक अनभिक्रियाशाली अनभिक्रियाशाली होते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे लोहे जैसी वस्तुएं जब नमी और वस्तु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि जंग लग जाती है। परंतु प्लास्टिक जल और वायु में अभिक्रिया नहीं करते, मतलब कि रिएक्शन नहीं करते। इनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, गलते नहीं हैं ये आसानी से। इसलिए इनका उपयोग बहुत से रासायन सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन में किया जाता है। संचयन मतलब इकट्ठा करने में किया जाता है। इसलिए प्लास्टिक क्या है? अनभिक्रियाशील है। सेकंड है इसका, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। पूर्व काल में उपयोग में हुए जाने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता या दादी दादी से बात कीजिए, किस पदार्थ से बनी होती थी बाल्टियाँ हम आज के उपयोग में ले जा रहे हैं। प्लास्टिक के पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला किया जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लिया जा सकता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यालयों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। और विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जो आप दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हो। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक कुचालक होता है, मतलब कि करंट नहीं लगता इसमें, ना ही ऊष्मा से गर्म होता है। आपने ऊपर सीखा होगा प्लास्टिक ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए बिजली के तारों प्लास्टिक में से ढके होते हैं। और खाना बनाने के पात्र के हत्थे भी प्लास्टिक से बने होते हैं। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोगी है। इनके उपयोग के कुछ उदाहरण हैं, जैसे दवा की गोलियों और टिक्कियों के पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज व चिकित्सकों के दस्ताने, विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र, माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्रकार के पात्रों का उपयोग में लिया जाता है, जिन्हें माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा पदार्थ से पका देते हैं, परंतु प्लास्टिक के पात्रों को प्रभावित नहीं करती है। अगला है टेलीफोन व एवं एक विशिष्ट प्लास्टिक है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल व जल नहीं चिपकता। टेफ्लॉन में तेल व जल नहीं चिपकता है। ये भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। ठीक है। अग्निशयक प्लास्टिक, यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु ये जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जिसे अग्निरोधक बनाती है। प्लास्टिक और पर्यावरण, जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन जैसी थैलियों में लिपटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है, मतलब कि ये नष्ट नहीं होता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे जीवाणु क्रिया और अपघटित हो जाते हैं वे जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। ठीक है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता वह जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं, मतलब कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि नष्ट नहीं होते। ठीक है। अपशिष्ट के प्रकार हैं सब्जी, फल, छिलके, बचा हुआ, ये एक दो हफ्तों में क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। कागज़ भी 10 से 30 दिन में, सूती कपड़ा 2 से 5 महीने में, लकड़ी 10 से 15 वर्ष में, ऊनी वस्त्र 1 वर्ष में, टीन, एल्यूमिनियम, अन्य धातु 100 से 500 वर्षों में, प्लास्टिक की थैलियाँ कई वर्षों में, मतलब कि कोई गिनती नहीं है। तो क्या है ये? अनिम्नीकरणीय धातु हैं। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, ये पर्यावरण हितैषी नहीं है। ठीक है। ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण बनता है, पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है ये। इसके अतिरिक्त जब इसे संश्लेषित पदार्थ में जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने से लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित होती है और पर्यावरण को प्रदूषित कर देती है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? यथासंभव है कि प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, कपास या जूट से बने थैलों का उपयोग कीजिए, जैव निम्नीकरणीय तथा जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों को अलग अलग इकट्ठा करिए,
इनका अलग अलग निस्तारण कीजिए। ठीक है, इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। आप अपने घरों में जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उन्हें कम में यूज लें, थैलियों को नहीं यूज लें। सब्जी लेने जा रहे हैं तो हम कपास के थैलों में लाइए या फिर कपड़े के थैलों में लाइए। ठीक है, अपने पर्यावरण को अच्छा बनाइए। कुछ और तरीके सुझाइए जिनके द्वारा प्लास्टिक प्रयोगों के उपयोग को कम किया जा सकता है। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, मतलब कि दोबारा उनसे वस्तु बनाई जा सकती है। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकारक मिला दिए जाते हैं, जिनसे पुनः चक्रित सामग्रियों का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचय हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत का याद रखिए। 4R का मतलब होता है, पहले R का मतलब होता है रिड्यूस, उपयोग कम करिए, रीयूज, पुनः उपयोग करना, रिसाइकल, पुनः चक्रित करिए, और रिकवर, पुनः प्राप्त करिए। 4R क्या हो गया? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल व रिकवर। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण को हितैषी बनाएं। ठीक है, क्या आप जानते हैं आपने कोई ऐसा कचरा का ढेर रख देखा है जहां पशु, विशेष रूप से गाय, कचरा खा रही हों? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में पशु पॉलीथीन की थैलियों को, पदार्थों के रैपर को निगल जाते हैं। क्या आप इनके परिणाम को कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं को श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न कर देते हैं अथवा अमाशय में एक अस्तर बनाते हैं, अतः इनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी रखी पॉलीथीन थैलियाँ नालियों को रोक देती हैं। कभी कभी बहुत लापरवाही देखते हैं, चिप्स की बिस्किट व अन्य खाद्य के रैपर सड़क पर, उद्यानों में, पिकनिक स्थानों पर फेंक देते हैं। हमें इनसे बचना चाहिए और हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाना चाहिए। चलिए समाप्त करते हैं आज का चैप्टर, आज का अध्याय। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।